क्वेश्चन देखिए बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज कंप्लीटली सेकंड ईयर का सिलेबस का ही पोर्शन है बेटा. सो लेट अस ट्राई टू डू मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस जितने हो सके उतने. A 100 electron volt electron is fired directly towards a large metal plate having the surface charge density -2 into 10 to the power of -6 coulomb per meter square. The distance from where the electron be projected so that it just fails to strike the plate will be equal to how much? ये तो अपना उसका क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है. And even question number 2 is also from your resistors का question है. Question number 3 देखो बेटा, this is from your modern physics. Figure represents a graph of kinetic energy of most energetic photoelectrons K max and frequency nu for a metal used as cathode in a photoelectric experiment. The threshold frequency of light for the photoelectric emission from the metal is how much? A graph दे रखा है between kinetic energy versus frequency, isn't it? So from the graph I can say that the frequency is how much for me for this one? This is 10 power of your 15, isn't it? Frequency is equals to your how much for me? 10 power of your 15 hertz. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू योर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दैट विल बी इक्वल टू 3 into 1.6 into 10 to the power of -19 joules. तो पूछ क्या रहा है बेसिकली? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज आस्किंग राइट नाउ. यानी अगर मैं इंस्टेंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर बाहर निकाला तो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी माइनस ऑफ योर वर्क फंक्शन. Work function is represented by h into nu naught. तो अपने को निकालना है h into nu naught. So h into nu naught will be equal to your h into nu minus maximum kinetic energy. तो ये हो गया है यहाँ पर रिलेशन. अब अपने को निकालना है nu naught. तो nu naught will be equal to your nu minus of your, ये हो गया maximum kinetic energy divided by your h. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में 10 to the power of your 15 माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 3 into 1.6 into 10 to the power of -19 डिवाइडेड बाय योर प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.6 into 10 to the power of -34. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर. ठीक है, आई एम लीविंग द कैलकुलेशन फॉर यू, सो यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर दिस वन. आई होप कि दे रखा है, आप लोग कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिए. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. द काउंट रेट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सोर्स एट t is equals to 0 was 1600 counts per second, and at t is equals to 8 seconds it was 100 counts per second. The counting rate observed as counts per second at t is equals to 6 seconds will be equal to how much? यहाँ देखो बेटा, काउंटिंग रेट मतलब क्या है? बेसिकल रिलेशन, यानी बेसिक अपने पास फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, n is equals to your n naught is equals to 1/2 to the power of your n रेडियो एक्टिविटी के अंदर, isn't it? यानी यहाँ पर दे रखा है n की वैल्यू कितना है बेटा? 100 है. n naught की वैल्यू इनिशियली कितना है? 1600 है. so this will be equal to your 100 divided by your 1600. हमें ऑडिबल बेटा? चलिए, so that is equals to your 1/2 to the power of your n. तो यहाँ से 2 0 से 2 0 चले गए तो 1/16. 1/16 मतलब 1/2 to the power of 4 लिख सकता हूँ, that is equals to 1/2 to the power of your n. यानी n की वैल्यू आ गई मेरे पास 4. अगर n की वैल्यू मेरे पास है 4 बेसिकली, तो आई कैन कैलकुलेट दैट फ्रॉम t is equals to your n into lambda. आई कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ, क्योंकि अपने पास t वैल्यू कितना होता है बेटा? t is equals to your n into your t half, यानी t half will be equal to your t divided by your n. कितना टाइम में? 6 सेकेंड्स के अंदर. 6 डिवाइडेड बाय 4, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर 6 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4, isn't it? So t is equals to your 8. टाइम कितना है फर्स्ट वन के लिए? ये मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, तो ये वाला ले ले रहा हूँ बेसिकली. तो फर्स्ट में क्या बोला है? t is equals to 8 seconds ना. So t is equals to your 8 seconds के पास पूछ रहा है बेसिकली. So I can write here t half will be equal to your 8 divided by your 4, यानी this will become for me 2 seconds. t is equals to 6 seconds के पास कितना हो जाएगा बेटा? t is equals to 6 seconds, n की वैल्यू हो जाएगी 6 divided by your 2, यानी that will be equal to 3. So therefore I can say that n by your n naught is equals to your 1/2 to the power of your 3, यानी that will become for me 1/8.
यानी n value will be equal to your n naught divided by your 8, यानी 1600 divided by your 8. So that will come out for me 200 counts per second. Fourth option. Very good. The work done with electric field, DJ raised the what? चलिए मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, बोलिए बेटा. चलिए, फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है. सिक्स्थ वन देख लीजिए बेटा, एक बार सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए. ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रिज्म्स का. A thin prism P1 with 4 degree and made from a glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made up from a glass of refractive index 1.72 to produce the dispersion without deviation. The angle of your prism will be equal to your, how much for this one? I hope you remember for the dispersion without your deviation के लिए condition अगर हम लोग लिख रहे हैं basically, what will be the relation for that one? Dispersion without deviation. Deviation नहीं है यहाँ पर, खाली dispersion है. Dispersion मतलब I can write here dou 1 plus of your dou 2 will be equal to your 0. यानी dispersion of the first one will be equal to minus of dispersion of the second one. So इसका deviation का formula कितना हो जाएगा बेटा, मालूम है आप लोग को, mu1 minus 1 into your angle of prism A1 is equals to your minus of your mu2 minus 1 into your A2. mu1 दे रखा है प्रॉब्लम में 1.54, so it is 1.54 minus 1 into your angle of a prism A1 के रखा है मेरे पास 4 degrees in the problem P1 के लिए, that is equals to your minus mu2 की वैल्यू दे रखा है 1.72 minus 1 into your A2. So this will be equal to 0.54 into your 4 degree is equals to your minus of your 0.72 into your A2. तो A2 की वैल्यू निकाल लीजिए, that will give me the value of this A2. So A2 value will be equal to your 0.54 into 4 divided by, ये माइनस आएगा यहाँ पर, so it is 0.72. ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक प्रिज्म अगर इन्वर्टेड होना चाहिए तो एक प्रिज्म ऐसा होना चाहिए, एक प्रिज्म ऐसा होना चाहिए. सो दिस शुड बी इक्वल टू P1 and this should be equal to your P2. So 7-1 is also, sir 7 क्या है बेटा, 7th one भी करवा बोल रहे हैं क्या? So you ask me to do the 7th question also. Okay, चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना. तो इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए 6th one का. चलिए 6th one का आंसर कितना आ रहा है देखिए, माइनस 0.54 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.72. इसका आंसर कितना आ रहा है एक बार चेक करके मुझे आंसर बोल दीजिए. I'm leaving the calculation for you. Okay, चलिए नेक्स्ट वन ट्राई कर लेते हैं एक बार. In the part of a circuit shown in the figure, the potential difference between the points G and as well as of your H, यानी यहाँ पर और H कहाँ पर है, यहाँ पर. ओके चलिए, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है देखिए बेटा, यहाँ पर है 3 वोल्ट, यहाँ पर है 5 वोल्ट, 2 एम्पियर ऑफ ए करंट यहाँ पर इस तरह से दे रखा है प्रॉब्लम में. सो यहाँ से जा रहा है अपने पास 2 एम्पियर्स ऑफ योर करंट, यानी यहाँ पर भी उतना ही करंट जाएगा. फिर यहाँ से देखो बेटा कुछ करंट आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखो 1 एम्पियर बाहर जा रहा है, 3 एम्पियर बाहर जा रहा है, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 गया, मतलब यहाँ पर 4 एम्पियर आया होना चाहिए. 4 एम्पियर मतलब यहाँ से 2 है, तो यहाँ से भी अपने को 2 एम्पियर ऑफ करंट आया होना चाहिए, तो यही यहाँ पर 4 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है ना. ये साइन कन्वेंशन से देख के लिखना पड़ेगा बेटा. तो आप पोटेंशियल लगाइए बेटा, पोटेंशियल AT और G यहाँ से अगर मैं लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ. सो पोटेंशियल AT और G माइनस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 4 into 2 प्लस ऑफ योर 3 EMF है यहाँ पर, प्लस जहां पर एंड हो रहा है वहां पर minus 2 into 2. So that will be equal to 2 into 2 plus 2 into 1 is equals to potential of your H. यहाँ तक लगा रहा हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो VG पोटेंशियल AT और G माइनस ये हो जाएगा 4 2 is 8 plus of your 3 minus 2 2 is 4 plus of your 2 is equals to potential of your H. यानी potential of your G will be equal to your -8 + 4, ये हो गया 6 7 8, तो ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7, that is equals to your VH. यानी VG will be VG minus of VH will be equal to 7 वोल्ट. थर्ड ऑप्शन होना चाहिए आंसर, ठीक है. चलिए
नेक्स्ट वन फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का है, देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर लीजिए बेटा, कोई आंसर करके बता सकता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, a photosensitive metal surface has a work function of h nu naught. If photons of energy 2 h nu naught falls on this surface, the electrons comes out with a maximum velocity 4 into 10 to the power of 6 meter per second. When the photon energy is increased to 5 times of h nu naught, the maximum velocity of photoelectrons will be equal to how much? Again direct question है, instant equation का condition लगाना है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देख लीजिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू योर वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन 2 इंटू योर एच नॉट इज योर इंसिडेंट एनर्जी माइनस ये हो गया वर्क फंक्शन, यानी that will be equal to 2 into your h into nu naught minus h into nu naught, so that will be equal to your h into nu naught. So kinetic energy of this one will be equal to half mv square is equals to this much. फिर उसके बाद आ गया, फिर चेंज हो रहा है बेसिकली और एक कंडीशन के लिए हाफ इंटू एम इंटू योर वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब कितना है यहाँ पर, कितना इंसिडेंट किया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ एच नॉट, यानी 5 टाइम्स ऑफ योर एच इंटू न्यू नॉट माइनस एच इंटू योर न्यू नॉट, तो ये बन गया मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ योर एच इंटू न्यू नॉट, यानी दैट विल बिकम फॉर मी योर 4 इंटू योर एच इंटू न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, सो दिस विल बी इक्वल टू योर हाफ इंटू एम इंटू योर वी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ इंटू एम इंटू योर वी डैश स्क्वायर, हाफ एम और ये हाफ एम विल गेट कैंसिल राइट नाउ फॉर दिस वन। तो अगर मैं इसको नहीं ऐसा कैंसिल नहीं होगा सॉरी, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये देख लीजिए बेटा, मैं यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, देखिए दिस इज योर हाफ इंटू एम इंटू योर वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर एम इंटू योर वी स्क्वायर, ये एम और ये एम चले गया, ये 2 और ये 2 चले गया, तो वी डैश विल बी इक्वल टू योर 4 इंटू योर वी स्क्वायर, यानी v dash will be equal to 2 times of your v, ये हो गया इसका आंसर, यानी this will be equal to your v dash is equals to 2 into this one is 4 into 10 to the power of 6 meter per second, and 4 2 is 8, 8 into 10 to the power of 6 meter per second will be the answer, fourth option. Got third option, so sir आज ग्रैंड टेस्ट में आया था सर ये सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सर आई गॉट, तो कौन सा क्वेश्चन आया था बेटा? सैयदुद्दीन, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग गेट्स, इजंट इट? इसका ट्रूथ टेबल लिख लीजिए, ये है ये बी है, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा ए बार और यहाँ पर आ जाएगा बी बार, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इजंट इट? तो कितना आ रहा है देखिए बेटा, अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, देखिए अगर ये वाला ये है, ये वाला बी है, ये ए बार हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा, ये इसका आउटपुट हो जाएगा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, तो अगर ये 0 है, ये 0 है, तो ये 1 होगा और ये 1 होगा, ठीक है ना? इसके बाद ये वैल्यू विल बी इक्वल टू योर 0, दिस विल बी इक्वल टू योर 1, दिस विल बी इक्वल टू योर 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू योर 1, होता है ना? इनपुट है ना बेटा, नॉट हो जाएगा बेसिकली 0 1 0 1 1 0 0 ऐसा कुछ कंडीशन होता है, तो अगर ये 0 0 है तो ए बार का 1 1 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये बन जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पर 1 है तो ये 0, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0, यानी आउटपुट विल बिकम फॉर मी हाउ मच बेटा, ए बार एंड बी बार 1 एंड 1, दिस विल बी इक्वल टू नॉट, तो ये हो जाएगा 0, दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड 0 0, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, सो ऑब्वियसली दैट विल बी योर आर गेट, ठीक है चलिए आर गेट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बेटा, in Young's double slit experiment the slit separation is 0.5 mm यानी small d, screen is 0.5 meter यानी capital D, from a monochromatic light of wavelength 500 nanometer, the distance of third maxima and the second minima on either side will be equal to your how much? नॉर गेट होता है बेटा, नॉर नहीं होता, और गेट हो जाएगा, देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, एक मिनट, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा दिस विल बी इक्वल टू योर ए बार एंड ये हो गया बी बार, इसका पूरा नॉट आएगा ना,
ठीक है ना, यानी y विल बी इक्वल टू योर a डबल बार और ये हो जाएगा b डबल बार। आया 11 आउट ऑफ 0 ना सर, 1 आउट 0 ना, नॉट है ना बेटा, नॉट है ना, यहाँ पर देखो जो नॉट दिख रहा है ना, तो y विल बी इक्वल टू योर a प्लस ऑफ योर b, ये डॉट होगा तो ये भी निकाल दे रहे तो अपन यहाँ पर प्लस आ जाएगा ना बेटा, यहाँ पर डॉट था, निकाल दे रहे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कैन एनीवन डू दिस वन? इन Young's double slit experiment, small d दे रखा है, small d is given as of your 0.5 meter, capital D is given as of okay, slit separation is 0.5 mm, sorry 0.5 mm, and screen is capital D is your 0.5 meter, wavelength दे रखा है 500 nanometer। पूछ रहा क्या, डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम दिस सेकंड मिनिमा ऑन अदर साइड विल बी इक्वल टू हाउ मच। पहले अगर हम लोग इसका फ्रिंज विड्थ निकालें तो फ्रिंज विड्थ देखो कैसे निकलता है, दोनों के लिए, मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू दे रखा है बेसिकली प्रॉब्लम में, दैट इज 500 नैनोमीटर, 500 into 10 to the power of -9 into capital D is your 0.5 divided by your, this is 0.5 into 10 to the power of -3, a 0.5 चले गया, 10 power -3 है 10 power 2, तो 10 power 2 में से 9 निकाल दो, so that will be coming out from your 0.5 mm बीटा की वैल्यू। and the distance of third maxima from the central fringe will be equal to how much बेटा, central fringe will be equal to how much for me, third maxima के लिए, and distance of second minima from the central maxima will be equal to how much बेटा, on either side लेना है ना बेटा अपने, on either side लेना है बेसिकली, कितना आ रहा है देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल, यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ थर्ड मैक्सिमा will be equal to how much for me, 3 times of your fringe width। उसी तरह से सेकंड मिनिमा के लिए, सेकंड मिनिमा के लिए ऑन इधर साइड हो जाएगा ना, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 3 बीटा डिवाइडेड बाय 2 ऑन इधर साइड। तो अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 बीटा प्लस ऑफ योर 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ योर बीटा, यानी 4.5 टाइम्स ऑफ द फ्रिंज विड्थ, यानी 4.5 फ्रिंज विड्थ इज गिवन फॉर मी 0.5, यानी दिस विल बी 2.25 mm तक कुछ आ जाएगा, 2.25 mm, फोर्थ ऑप्शन 2.25 mm, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेटा, रे ऑप्टिक्स का है, आई डोंट थिंक सो मट हैव बीन डिड दैट वन क्वेश्चन, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 19 कोई ट्राई कर सकता है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 19, which of the following transition gives the photon of maximum energy, बोलना चाहिए आप लोग, मैक्सिमम लोग इसका आंसर देना चाहिए, which of the following transition gives the photon of maximum energy। एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लोग लिख रहे हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, -13.6 into z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होगा तो एनर्जी विल बी इक्वल टू योर -13.6 डिवाइडेड बाय योर n²। सो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर मैं जा रहा हूँ 2 से लेके 1 तक, दैट विल बी इक्वल टू योर 13.6 into your 1/1² - 1/2², यानी दैट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखने के लिए बोला था मैंने आप लोग को, बाकी का पूरा कम ही हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 से लेके 1 जाएंगे तो ही अपने को आ जाएगा, 1 से लेकर 2, 2 से 1 तक नहीं हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, फिर भी क्लियर है, क्लियर है। 6 से 2 भी गया तो देख लीजिए एक बार, 6 से 2 गया तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, एनर्जी लेवल फ्रॉम योर 6 to 2 जा रहे हो आप, तो 13.6 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 1/2² - 1/6² आ जाएगा, यानी 13.6 इंटू योर 1/4 - 6 is 36। ये अगर कंप्यूट करोगे दिस विल बी 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम किसके लिए हो जाएगा, 2 से 1 तक के लिए हो जाएगा। ठीक है चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन मैं मॉडर्न फिजिक्स का ही कर रहा हूँ फिलहाल तो,
The work function of three metals A, B, and C are 1.92, 2 electron volt, 5 electron volt. Which metal will emit the photoelectrons for the radiation of wavelength 4100 angstrom? ये बोलना आप लोग. Can anyone give me the answer for this one? Question number 21. Okay, the work function for three metals दे रखा है. Work function for three metals A, B और C. Question number 21 है बेटा. इसके लिए दे रखा है वर्क फंक्शन कितना 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Which metals will emit the photoelectrons for the radiation of the wavelength of this much? तो वर्क फंक्शन निकालो इसका. वर्क फंक्शन is equals to hc divided by lambda, isn't it? hc की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अगर वेवलेंथ अपने को एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो 12400 डिवाइडेड बाय योर wavelength in your angstrom, that is 4100 angstroms. So ये कर लो तो that will be getting as of your 3 electron volt. joules को आएगा तो that I am converting. तो वर्क फंक्शन ऑफ योर ये कितना है मेरे पास 1.92, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. वर्क फंक्शन ऑफ द बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. वर्क फंक्शन ऑफ योर सी 5 है. तो ऑब्वियसली आई कैन से दैट वर्क फंक्शन ऑफ योर ए इज लेसर देन ऑफ योर एक्चुअल वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन ऑफ योर बी इज आल्सो लेसर देन ऑफ योर एक्चुअल वर्क फंक्शन. So hence A and B will emit the photoelectrons. A and B will emit the photo. Which metals will emit the photoelectrons for a radiation of wavelength 4100? क्योंकि इसका अगर वर्क फंक्शन कम है तो एनर्जी एलिमिनेशन विल बी इक्वल टू मोर ना, है कि नहीं? सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन बेटा? A and B तो बोथ होनी चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए. गुड क्वेश्चन. ओके, उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22. द रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल इज योर I1. ओके, कुछ दे रखा है एट अ टाइम T1 and I2 at a time of T2. If the half-life of the sample is your tau half, the number of nuclei that have disintegrated in a time T2 minus of T1 is proportional to your how much for this one? देखो T half का अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, that is यहाँ पर tau half से रिप्रेजेंट करा है, that will be equal to 0.693 divided by your lambda, isn't it? तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल I1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए I1 के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो that will be equal to lambda into your N1. उसी तरह से I2 के लिए हो जाएगा lambda into your N2. lambda is a disintegration constant. तो अगर मैं I1 माइनस ऑफ योर I2 के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो इन दोनों में से तो lambda will be equal to common into your, ये हो जाएगा N1 माइनस N2. N1 माइनस N2 मतलब lambda की वैल्यू यहाँ से अगर लिख दूँ तो that will be equal to your how much for me बेटा? N1 माइनस ऑफ योर N2 will be proportional to, तो क्या हम पूछ रहा है वहां पर T2 minus T1 is proportional to और how much, पता है ना? तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? देखिए बेटा I1 minus of your I2, N1 minus of your N2. Okay, half life of the sample is 2 of the number of nuclei that have been disintegrated in a time T2 minus T1, यानी N1 minus N2 ही पूछ रहा है, यानी N1 minus of your N2 will be proportional to your what? I1 minus of your I2 into your tau half. So this will be the answer, fourth. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23. ये तो करना ही है. Two polarides are being crossed. देखो two polarides are being crossed. एक पोलराइड है और एक पोलराइड है crossed. If now one of them is being rotated through 30 degrees and unpolarized light of intensity I0 is incident on the first polaride, then the intensity of your transmitted light, यानी first polaride मतलब दोनों के बीच में crossed मतलब एंगल 90 degrees थी. तो अब उसने क्या बोला? If one of them is right now rotated by your 30 degrees, इन दोनों में से किसी एक को मैंने 30 डिग्री से रोटेट किया हुआ है और यहाँ से लाइट पास कर रही है, अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है I0 पास हो रही है, then the intensity of the transmitted light will be equal to your how much for this one? देखो I1 जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी आ जाएगी that will be equal to your I1, और यहाँ पर जो जाएगी I2. तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ लाइट जो फर्स्ट पोलराइजर से जाएगा इट विल बिकम फॉर मी I0 by 2. तो उसी तरह से I2 विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? दैट विल बी इक्वल टू योर I1 इनटू योर cos स्क्वायर थीटा,
और दोनों के बीच में अब एंगल कितनी है बेटा, I1 की वैल्यू हो गई I0/2 इंटू योर ये हो गया cos स्क्वायर, एंगल बिटवीन देम इज 90 माइनस ऑफ 30, पहले cos था उसके बाद 30 डिग्री रोटेट कर लिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास I0/2 इंटू योर cos स्क्वायर 60 डिग्रीज, यानी दिस विल बिकम फॉर मी I0/2 इंटू योर 1/2 का होल स्क्वायर, so that will be equal to I0 divided by your 8, fourth option will be the answer. I0/8 नहीं होगा बेटा, I0/8 गलत चलेगा, अगर 4 मार्क चले गए, 4 मार्क है उसके साथ 1 मार्क है, ठीक है ना। चलिए, इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर सर्क्यूट बीटा की वैल्यू 96 है एंड कॉमन एमिटर का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, बेस कलेक्टर इज नेग्लिजिबल and resistance of collector is 3 kilo ohm, then base current will be equal to your how much for this one. अगर बेस देखो यहाँ पर से जो करंट जा रहा है, तो अभी मीटिंग एंड हो रही है बेटा, आई डोंट नो of course I'm not joining it, you just try to do these problems, I'll try to send you out some questions related to this one. बहुत सारे क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स हो गए क्या, जब 26 मिनट्स ही और 10 मिनट है, we can try to do some questions related to this one, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए बेटा, पोटेंशियल जो अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, बेस इज अ कॉमन राइट नो, सो वी विल बी इक्वल टू योर पोटेंशियल ऑफ योर कलेक्टर एंड एमिटर प्लस ऑफ योर आईसी एंड एज वेल एज ऑफ योर आरसी। अगर मुझे आईसी निकालना है, करंट थ्रू द कलेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू वी माइनस ऑफ योर वीसीई डिवाइडेड बाय योर रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर। तो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, 5 सॉरी नॉट 15, पोटेंशियल यहाँ पर कितना दे रखा है बेटा, देखो यहाँ पर दे रखा है ना 15 वोल्ट्स पोटेंशियल अप्लाइड 15 वोल्ट्स, और वीसी का पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा अपने को 5 डिवाइडेड बाय योर रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज गिवन एज 3 किलो ओम्स, यानी 3 into 10 to the power of 3, so that will give me the collector current। जैसे कलेक्टर करंट आ गया, मुझे बेस करंट निकालना है, तो बेस करंट का फॉर्मूला मुझे मालूम है, बीटा इज इक्वल्स टू योर आईसी डिवाइडेड बाय योर आईबी, तो बेस करंट आईबी विल बी इक्वल टू योर आईसी डिवाइडेड बाय योर बीटा। आईसी की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी 15 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power of 3, यानी दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.33, ये ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर आ जाएगा, so this will be equal to 3.33 divided by your 96, and this will be 0.034 milliamperes, third option, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए बेटा, 25, in Young's double slit experiment with sodium vapor lamp of wavelength 589 nanometer and the slit of 0.8589 mm apart, then half angular width of the central maxima will be equal to your how much? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तो साइन थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई डी, थीटा ही तो निकालना है बेटा, थीटा वेरी स्मॉल होता है बेसिकली, तो वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है 589 into 10 to the power of -9 नैनोमीटर में, डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू कितनी है 0.589 mm, दैट मींस 10 पावर -3, तो ये वाला चले गया, तो वी विल बी गेटिंग साइन थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 पावर -3, यानी थीटा वैल्यू विल बी इक्वल टू योर साइन इनवर्स ऑफ 0.001। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ह्यूज। 26, the activity of a radioactive substance decreases to 1/3 of the original activity number n naught in a period of 9 years. After further lapse of 9 years, its activity will be equal to your how much? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है बेसिकली। अपने को फॉर्मूला मालूम है, n is equals to your n naught exponential to the power of minus lambda into t, कितना बेटा 1/3, यानी n की वैल्यू हो गई n naught डिवाइडेड बाय 3 is equals to n naught exponential to the power of कितना टाइम 9 years, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर 9 into योर लैम्डा, n naught तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 1/3 is equals to exponential to the power of minus 9 into lambda। Now after further 9 years, further lapse of 9 years, its activity will be equal to how much? तो मैं इसको और एक पेन से लिख रहा हूँ, आफ्टर फर्दर मतलब n डैश में लिख ले रहा हूँ, तो n डैश इज इक्वल्स टू योर n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ, यानी पूरा योर 9 + 9 18 minus 18 lambda, यानी दिस कैन बी रिटन एज ऑफ योर n डैश इज इक्वल्स टू योर दिस वन इज योर n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 9 lambda का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 9 lambda की वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो n डैश वैल्यू विल बिकम फॉर योर n नॉट into 1/3 का होल स्क्वायर, यानी दिस वैल्यू विल बिकम फॉर मी n नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9,
सो दिस विल बी सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का है क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन लाइक ऑफ योर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन इन द ग्राउंड स्टेट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच। गुड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं पर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन लाइक आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Energy needed to remove the electron from the ion in the ground state will be equal to your how much? $13.6 आ रहा है, let's check it. देखो एक्साइटेशन अगर एनर्जी अगर निकल रहा हूं मैं, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब डेल्टा ई इज इक्वल्स टू योर E2 माइनस ऑफ योर E1 ना बेटा, यानी दिस विल बी इक्वल टू 13.6 into your z square into your 1 by 1 square minus 1 by your 2 square. फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट था, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 40.8, दैट इज इक्वल्स टू योर 13.6 into your z square into this is your 3/4, यानी इसमें से मुझे z की वैल्यू आ जाएगी, z वैल्यू इज राइट नाउ फॉर मी 2। अगर z की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट कितना हो जाएगा बेटा, energy required to remove the electron from the ground state will be equal to 13.6 into z square divided by n की वैल्यू हो गई 1 square, यानी this will be equal to 13.6 into 2 की z की वैल्यू आ गई 2, so that is your 2 square, यानी 13.6 into 2 square is nothing but 4, so 5 z24, यानी यहाँ पर हो गया 4, ये पॉइंट 12, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 5, 54.4 कुछ आएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। चले गया। क्वेश्चन नंबर 30 भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 31, in a common emitter amplifier using the output resistance of 5000 ohms and input resistance of 2000 ohms, if the peak value of the input signal voltage is 10 millivolt and beta value is 50, then peak value of the output voltage will be equal to your how much? देखो वोल्टेज गेन का अगर हम लोग फॉर्मूला है मैंने लिखवाया भी था, वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू योर आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और दैट कैन आल्सो बी रिटन एज ऑफ योर बीटा इनटू योर आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर इनपुट रेजिस्टेंस, यानी आउटपुट वोल्टेज अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लिया, देख लीजिए V नॉट विल बी इक्वल टू योर इनपुट पोटेंशियल इनटू बीटा इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम में क्या क्या दे रखा है बेटा, इनपुट पोटेंशियल इज गिवन एज ऑफ योर 10 मिलीवोल्ट्स, बीटा की वैल्यू दे रखी है 50 और आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 5000 ओम्स और इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 2000 ओम्स। तो V नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, V नॉट की वैल्यू अब डाल के निकाल लीजिए, V नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, दिस वन इज 10 into 50 into this one is 500 divided by your 2000, ये चलेगा, यहाँ पर ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, तो 2 1s are 2 5s are 5 5s are 25, यानी दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, बराबर है डिवाइडेड बाय योर 2 ना, दिस वन इज योर 10, कितना आ रहा देखिए बेटे, 5 into 5 into 5 125 millivolts, यानी that will be equal to 1.25 volts, very good, 1.25 volts। उसके बाद द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 9, ये जरा इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिए बेटा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस कंपलसरी देखना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बेटा, थ्योरी क्वेश्चन है, match the following electromagnetic wave type with the list 2 associated with application, select the correct options from the showing, infrared rays, radio waves, x-rays, ultraviolet rays, कोई बता सकता है? Infrared rays are being used for treating of your muscular strains because they are heat rays, infrared rays, ठीक है ना, तो ये किसके लिए लिख सकता हूं मैं, टू ट्रीट द मस्कुलर ट्रेन्स, यानी ए वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, ए के लिए 1 किस किस के लिए है, तो 1 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एक्सरेस के बारे में अपने कुछ नॉलेज है ना बेटा, एक्सरेस आर बीन यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट, फ्रैक्चर्स वगैरह में लिख सकते हैं, तो सी डायरेक्टली 3 होना चाहिए,
सी डायरेक्टली 3 होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन में नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए बेटा, अगेन इंपॉर्टेंट मॉडल है ये भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग योर पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रहा है तो बाकी के टर्म्स अपने को कंपलसरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आना चाहिए। के में है ये नहीं होगा, ये जे और आई में है, और ये जे और के में ये भी नहीं होगा, तो आंसर अपने को इधर फर्स्ट ऑप्शन में या सेकंड ऑप्शन में होना चाहिए। Propagating in this one मतलब electric field is a dominating, तो first option is your I cap and me must be in your J cap. I cap and J cap will give me the K cap, क्योंकि this will not give me ना क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो this will give me minus K, so आंसर होना चाहिए अपने को फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए।